आंटी चलिए ना मेरे साथ खेलिए। आज आप मेरे साथ खेली नहीं। 10 साल का राहुल हाथ पकड़कर अदिति को अपने पास खींच रहा था। अदिति बोली, मैं अभी बिजी हूँ बेटा। आज सुबह से मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं मिली है राहुल। हर रोज़ काम से निपटने के बाद अदिति उस बच्चे के साथ खेलती थी। ये बहुत प्यारा बच्चा था। अदिति की अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, तो उसकी तरफ एक कशिश महसूस होती थी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। अदिति को रोहन पर बड़ा प्यार आता था, तभी वह अपना खाली वक्त उसके साथ गुजारती थी। लेकिन आज उसके पास बहुत से ऑर्डर थे। अदिति ने ज्वेलरी के 28 डिज़ाइन फाइनल करके आगे पहुंचाने थे। रात के 10 बजे से ही काम में लगी हुई थी। बीच में मुश्किल से 1 घंटा ही सोती थी। खुद को जगाए रखने के लिए बार बार कॉफ़ी पीती रहती थी। आंखें बंद हो रही थी। उसके पति का 3 बार फ़ोन आ चुका था। अदिति बहुत थक गई थी। अब वह जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाकर आराम करना चाहती थी और नींद पूरी करना चाहती थी। लेकिन अदिति नहीं जानती थी कि सुकून आज के बाद उसकी ज़िंदगी से छिन जाना है। एक के बाद एक डिज़ाइन को चेक करके उसको संतोष मिला। तभी नौकरानी ने आकर खाने का पूछा। भूख तो बहुत ज़ोर से लग रही थी, लेकिन काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही था। इसीलिए उसने नौकरानी को खाने के लिए मना कर दिया। काम निपटाकर बाहर आई तो देखा कि नौकरानी खाना टेबल पर लगा चुकी थी। नौकरानी ने कहा, मैडम, काम के साथ खाना भी ज़रूरी है। अदिति ने अपनी नौकरानी की तरफ मुस्कुराहट भरी नज़र से देखा और फिर खाना खाने बैठ गई। अदिति ने खाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पी और वापस लॉन्ज में सोफे पर आ बैठी। अब बस ज्वेलरी निकाल कर रखनी थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने पति को कॉल की, जो कि फ़ौरन ही रिसीव कर ली गई। उसके बोलने से पहले ही उसके पति ने कहा कि कितनी देर है और जल्दी करो। अदिति ने उससे कहा, हाँ, काम पूरा हो गया है। मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल की कि राजेश को भेज दो, वह आकर ज्वेलरी ले जाए। मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ। उसने कहा कि तुम सारा सामान ध्यान से लॉन्ज में पहुँचाओ, वह बस 10 मिनट में पहुँच जाएगा। और हाँ, ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब की बार ज़रा सख्त लहजे में बोला गया था। उसके कहने के अंदाज में वार्निंग थी। दरअसल अदिति के घर में पिछले कुछ दिनों से चीज़ें अचानक से गायब हो रही थी। हफ्ता पहले सोने की 2 अंगूठियां भी गायब हो चुकी थी। लेकिन इन दिनों काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि वह ढूंढ ही नहीं सकी कि चीज़ें आखिर जा कहाँ रही हैं। अदिति ने अपने पति को आश्वासन दिया और उसे कहा कि बेफिक्र रहिए, कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो ज़्यादातर ज्वेलरी अदिति खुद ही लेकर जाती थी, क्योंकि सोने और हीरे का काम था, किसी पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन राजेश उनका पुराना वफादार और यकीन करने लायक साथी था। उसने आज तक 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं किया था, इसीलिए उस पर आंख बंद करके यकीन करते थे। कॉल बंद करके अदिति अपने कमरे में आई और शीशे की दीवार स्लाइड करके अंदर चली गई। यह दीवार फिंगरप्रिंट से स्लाइड होती थी। इसके पीछे वह कमरा था जहां अदिति के पति के बहुत ही ज़्यादा कीमती गहने रखे होते थे। चारों तरफ अलमारियां बनी हुई थी, जिनमें चौकोर शीशे के डब्बे रखे हुए थे। उनमें तरह तरह के डिज़ाइन के बने हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर गहने चमक रहे थे। हर रैक में एक शीशे का बना खाना था, जिसमें गहनों के डब्बे रखे हुए थे। हर एक डिब्बे पर अलग तरह का लॉक लगा था। कुछ लॉक कोड शब्द में थे, कुछ फिंगरप्रिंट्स में। दुनिया की नज़र में वह मामूली ज्वेलर्स थे, लेकिन सच यही था कि अदिति और उसका पति करोड़ों के जेवरात की खरीद और बेचने का काम करते थे। अदिति ने कुछ गहने निकाले, फिर उनको खूबसूरत से डब्बों में सजाया और 3 बार पूरे ध्यान से सारे डब्बे चेक करके एक लंबी सांस ली। डब्बों को एक बैग में डाला और बाहर आकर लॉन्ज में रखकर वहीं सोफे पर बैठकर राजेश के आने का इंतज़ार करने लगी। इतने में वह बच्चा आया और अदिति के साथ खेलने की जिद करने लगा। उसने एक पट्टी लाकर अपनी आंखों पर बांधी और उसे ढूंढने लगा। अदिति जानबूझकर जल्दी ही उसकी पकड़ में आ गई। फिर उसने वह पट्टी अदिति की आंखों पर बांधी। अब अदिति उसे ढूंढने में लग गई, लेकिन वह अदिति की पकड़ में नहीं आ रहा था। इधर उधर ढूंढते ढूंढते वह किसी से टकराई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके पति के शब्द उसके कानों में पड़े। अभी के अभी तुम इस घर से और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। विनोद ने बिना रुके अगली बार भी यही शब्द बड़ी आसानी से अपनी ज़ुबान से कह दिए। उसकी ज़ुबान ज़रा भी नहीं लड़खड़ाई थी। अदिति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया हो। उसके पति ने ऐसा क्यों किया था? उसने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी खोली। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। अदिति को जो कुछ पता चला, उसे सोचकर वह पागल सी हो गई।
वह सोचने पर मजबूर हो गई कि उसने तो इस बच्चे पर भरोसा किया था, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। अदिति सोचने लगी, क्या मैंने इसे समझने में गलती की? वह ऐसा दिखता तो नहीं था। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया और मेरे पति ने मुझे घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया क्योंकि वह। आधी रात का समय था। ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई हड्डियों में घुसी जा रही थी। मौसम अचानक ही बदल गया था। बिजली चमकी और बादलों की कड़क माहौल को डरावना बना रही थी। वह इस सबसे जैसे बेखबर, चेहरे पर चादर लपेटे, तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। कभी कभी वह रुक जाती और आगे पीछे देखती और फिर से सर झटक कर चलना शुरू कर देती। इस ठंडे मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था। उसने चादर का कोना पकड़कर पसीना साफ किया और एक कमरे के सामने जाकर रुक गई। उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। दरवाज़ा पहले से खोलकर रखा गया था, शायद उसके आने की खबर हो चुकी थी। यहाँ अंदर कोई था। वह अंदर जाकर उससे बोली, वैसे तो तुम्हें यहाँ की हर खबर का पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे मुंह से सुनने का इतना शौक है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले दिल थाम लो, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, कहीं खुशी के मारे तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। वह उसके चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई बोली थी। वह उसकी बात सुनने के लिए सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और पूछने लगा, अब मुझे वह बात बताओ जिसको सुनने के लिए मेरे कान कब से इंतज़ार में हैं। उदास मत हो, उदासियों के दिन तो गए, अब से तो बस ऐश होगी और मज़े ही मज़े होंगे। अब मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र और परेशानी नहीं, अब से मैं आज़ाद हूँ। वह बड़ी खुशी से मुस्कुराकर बोली, तुम जानते हो आज मैंने ऐसी एक्टिंग की कि ऐसे रो रो कर कहा कि ऐसा मत करो, घर से मत निकालो। अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले देख लेते तो मुझे अवार्ड ज़रूर देते ऐसी एक्टिंग पर। उस लड़के ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था और पूछा कि क्या मतलब इस बात का कि तुम आज़ाद हो? प्लीज़ मुझे खुलकर साफ साफ बताओ। मतलब ये है कि मुझे आज़ादी मिल चुकी है, मैं अपनी आज़ादी लेकर आई हूँ। किस्सा ख़त्म। जानते हो आज मैं उस रिश्ते से छुटकारा हासिल करके आई हूँ जो किसी तलवार की तरह मेरे सर पर लटका रहता था। अब से मुझे रोकने वाला कोई नहीं, ना ही कोई पूछने वाला है। मैं परमानेंट हल करके आई हूँ। अब रोज़ की चिक चिक से मेरी जान छूट गई है। इस बेफिजूल से रिश्ते का आज मैंने दी एंड कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो फाइनली जो हमने चाहा था, जिसके लिए हमने इतनी कोशिश की थी, आज वह मकसद पूरा हुआ। तुम जानते हो मैं खुशी के मारे झूम रही हूँ। मैं इस समय तुम्हें ये खबर देना चाहती थी और इस खुशी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं था। जो कुछ वह बता रही थी उसे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जो कुछ ये कह रही है अगर सच है तो सच में ही आज तो मैं बहुत बेखबर रहा। उसने अपनी हैरानी पर काबू पाया और उससे पूछा कि क्या यह सब सच है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन न जाने फिर क्यों उसने दोबारा कन्फर्म करना चाहा था। वह कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग निकाल कर चेक कर लो। उसकी बात सुनकर वह उठ खड़ा हुआ। उसकी बात सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह कहने लगा, चलो तो फिर इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वह दूसरे कमरे में गए। उसने लॉक में चाबी डालकर घुमाई। उसके बाद दरवाज़ा खुला। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। फिर स्विच ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। वह ये देखकर हैरान रह गई। कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। टेबल पर एक केक रखा हुआ था। दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया। जाने कैसी औरत थी, बसा बसाया घर उजाड़ कर यहाँ खुशियाँ मना रही थी। क्या इसका ज़मीर बिल्कुल ही मर चुका था, या इसे ऊपर वाले का ज़रा भी डर नहीं था जो अपने लिए तबाही इकट्ठा कर रही थी। दूसरी तरफ विनोद बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। डीलर्स के बार बार फ़ोन आ रहे थे। क्या करूं क्या ना करूं, ओह पागल औरत, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर में तंग आकर विनोद ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और उसे बेड पर फेंक दिया। अपने मुंह में ही बड़बड़ा रहा था, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। चेहरे से तो कितनी मासूम दिखती हो और कितनी शातिर निकली। मैंने ही गलती कर दी जो तुम्हारी मासूम शक्ल पर भरोसा किया। न जाने और कितनों को बेवकूफ़ बनाया होगा। मैंने ही गलती कर दी तुम्हें आज़ाद करके। तन जाते जाते भी अपना खेल खेल गई। अब मैं कैसे डीलिंग करूं? वह कमरे के बाईं तरफ लगी तस्वीर को देखकर बोल रहा था, एक बार, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ।
तुम्हारी वह हालत करूँगा कि धोखे के नाम से भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन अभी क्या करूँ? वह उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन उसका दूर दूर तक भी कोई पता नहीं था। काश वह अपना फ़ोन ही साथ ले जाती तो उसके द्वारा ही उसकी लोकेशन पता कर लेता। लेकिन विनोद ने उसे मौका ही कब दिया था कि वह अपने साथ कुछ लेकर जाती। उसकी तो लाख मिन्नतें के बाद भी विनोद ने उस समय अदिति का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया था। लेकिन वह यूं अकेले कहाँ जा सकती है? एक पल के लिए वह सोचने लगा, फिर अपना सिर झटक कर खाली हाथ वह कहाँ थी? खाली तो वह मुझे कर गई। उसने बेड पर बैठते हुए एक जोरदार मुक्का बेड पर मारा। उसने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। तभी उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह कौंधा था, शट, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं भी। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? उसको ज़रूर पता होगा। वह दोनों हमेशा साथी तो होती थी। घर में उसको ज़रूर पता होगा। वैसे भी वह कुछ ज़्यादा ही सगी थी उसकी। उसी से पूछता हूँ, उसे सब पता होगा। वह तेज़ी से उठा, मोबाइल हाथ में लिया और फिर वापस मोबाइल को बेड पर छोड़ा। घड़ी देखी तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। सोचने लगा क्या इस समय उसके कमरे में जाना ठीक होगा। फिर कुछ सोचकर चल दिया, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अदिति का पता लगाना था। और यही सोचकर कि अदिति का पता लगाने के लिए उसे उससे अभी ही बात करनी होगी, उससे अभी ही बात करना बहुत ज़रूरी है, वह तेज़ी से उसके कमरे की तरफ लपका। अभी वह उसके कमरे की खिड़की की तरफ ही था कि अचानक अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर वह रुक गया। अंदर की बात सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि वह गुस्से में कुछ कर बैठता, अंदर से आने वाली बातों की आवाज़ ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। उसके कान साए साए करने लगे। उसका वजूद सन्नाटे में आ गया था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तो इसका मतलब है कि अदिति के पिता पंजाब में बहुत बड़े जोहरी थे। बल्कि सिर्फ उसके पिता ही नहीं, उसके ख़ानदान में सभी ज्वेलर्स थे। सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें थीं। यह उस समय की बात है जब अदिति 22 साल की हुई तो उसके पिता को उसकी शादी की फिक्र होने लगी, और कुछ ही महीने बाद उन्होंने अदिति की शादी शहर के मशहूर ज्वेलर से कर दी। विनोद शहर का एक मशहूर ज्वेलर था और उसको सभी जानते थे। उसके ससुराल के नाम में सिर्फ 2 यही लोग थे, एक उसका पति और दूसरी उसकी 18 साल की ननंद, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। शादी के 2 महीने बाद ही अदिति को यह पता चल गया कि विनोद पंजाब वालों की नज़र में आम सा ज्वेलर है, जो कुछ नए डिज़ाइन तैयार करके मशहूर हो रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। विनोद सोने और हीरे का जौहरी था। उसने अपने कमरे में ख़ास कमरा बना रखा था। वह बाहर देश के लोगों से डील्स करता था। उस कमरे में सिक्योरिटी का अच्छा खासा इंतज़ाम था। कुछ ही समय में उसने अदिति को भी इस काम में शामिल कर लिया। उसे डिज़ाइन बनाने में महारत हासिल थी। कुछ ही समय में अदिति विनोद का दाहिना हाथ बन गई। वह कोई गैरकानूनी काम नहीं करता था, सिर्फ आजकल के हालात को देखते हुए उसने ये बात छुपा रखी थी। जिंदगी अच्छे से गुजरती जा रही थी जब उसे अपनी ननद की हरकतें कुछ अजीब लगने लगी। उसने साफ शब्दों में अपनी ननद से कहा कि जो भी मैं पूछूंगी सच सच बताना, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं सब जान चुकी हूँ। कौन है वह लड़का और तुम क्यों उसके साथ इतना फ्री हो रही हो? अदिति की बात सुनकर जूबी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराते हुए बोली, कौन लड़का भाभी? लेकिन फिर अदिति की नज़रों में वार्निंग देख खुद ही बोलने लगी, भाभी, विक्की मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जूबी की बात सुनते ही अदिति का हाथ एकदम से उठ गया और उसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाती हो तुम? तुम्हारा भाई तुम पर कितना भरोसा करता है और तुम यह सिला दे रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन फिर भी तुम्हें कोई पसंद करना ही था तो कोई ढंग का लड़का तो ढूंढती। वह लड़का तो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लग रहा है। अगर आगे से मैंने तुम्हें उसके आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारे भाई से बता दूंगी। आज पहली बार अदिति ने जूबी से इस तरह से बात की थी और यूं उस पर हाथ उठाया था। अदिति तो समझी थी कि शायद जूबी इस सख्ती से समझ जाएगी, लेकिन अदिति नहीं जानती थी कि उसका यह कदम उसी पर भारी पड़ने वाला है। अब तो वह लड़के को घर में बुलाकर लाने लगी थी। अदिति ने उसे बहुत समझाया और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अदिति ने बहुत सहन किया, लेकिन अब पानी उसके सर से गुजरने लगा। एक दिन अदिति ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अगर वह लड़का किसी भी तरह उसकी ननद के काबिल होता तो वह उसका भरपूर साथ देती, लेकिन विक्की पर रिसर्च के बाद उसकी जो हकीकत सामने आई थी, वह किसी तरह भी अपनी ननद को उसके चंगुल में फंसने नहीं देना चाहती थी। अदिति को किसी तरह अपनी ननद को बचाना था, तभी उसने अपने पति को सब बता दिया था।
अदिति ने सोचा कि शायद वह प्यार मोहब्बत से अपनी बहन को समझा लेगा, लेकिन इसका अंदाज़ा आधे घंटे बाद ही गलत हो गया, जब उसकी ननंद यूनिवर्सिटी से वापस आकर उस लड़के की बाइक से उतर रही थी। ठीक उसी समय उनके पास एक बड़ी सी काले रंग की आलीशान गाड़ी आकर रुकी। उसका दरवाज़ा खुला और अदिति का पति बाहर निकला और वे बहुत गुस्से में लग रहा था। अदिति ने अपने पति को कभी इससे पहले इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसे मामला बिगड़ा हुआ नजर आया। उससे पहले कि अदिति नीचे जाकर अपने पति को रोकती, उसने गाड़ी से उतरते ही विक्की का कॉलर पकड़कर उसे बाइक से नीचे उतारा और उसे खूब पीटना शुरू कर दिया। अदिति नीचे आ चुकी थी। उसकी ननंद ने विक्की के आगे आने की कोशिश की तो अदिति के पति ने जूबी को अदिति की तरफ धक्का देते हुए कहा कि संभालो इसे, और फिर विक्की की तरफ इशारा करते हुए बोला, तब तक मैं इसको ससुराल पहुंचा कर आता हूँ। ये कहकर विनोद जैसे ही पीछे मुड़ा तो दंग रह गया। विक्की उस पर गन ताने खड़ा था और इस गन का फ़ायदा उठाकर वह वहाँ से भाग गया। विनोद ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की, क्योंकि बात सिर्फ उसकी ननंद की ही नहीं थी। विक्की एक मुजरिम था जो दोबारा जेल से भाग चुका था और अब भेस बदल कर रह रहा था, लेकिन इन्फॉर्म करने पर वह एक बार फिर से पकड़ा गया। अदिति की ननंद उसे बहुत बुरा भला कह रही थी। अदिति उसे कमरे में लेकर गई तो वह कहने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया भाभी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, तुम्हें वहाँ जाकर मारूंगी जहाँ तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। वे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में बोल रही थी। तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अदिति ने उसका गुस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। इस घटना को कई महीने गुजर गए। सूबी भी अब बिल्कुल चुप रहने लगी थी। उसके बाद उसने कभी अदिति से इस बारे में बात ही नहीं की थी। अदिति यही सोच रही थी कि वह सुधर गई है और सब भूल गई है, लेकिन उसकी यह खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा था। इस बात से अदिति और विनोद अनजान थे। वह न जाने क्या क्या योजनाएं बना रही थी, और एक दिन वह आया जिसने अदिति की सारी दुनिया हिलाकर रख दी थी। अदिति ने अपने पति को कॉल करने के बाद सामान लाकर लॉन्ज में रखा और उस बच्चे के साथ खेल में लग गई। ये बच्चा पिछले 2 महीने से उनके घर में रह रहा था। एक दिन जब अदिति घर से बाहर निकली तो वह उसे अपने घर के पास खड़ा हुआ रोता हुआ मिला। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वह भूख से निढाल था। अदिति उसे अपने साथ लेकर घर में आ गई। उसके माँ बाप नहीं थे और चाचा चाची के घर का पता वह भूल चुका था। वह एक अच्छा बच्चा था, देखने से तो यही लगा था। उसे अपने घर ले आई, लेकिन अदिति नहीं जानती थी कि यह लड़का उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था। विनोद चुपचाप खड़ा था, एकदम खामोश। उसने आस्तीन में सांप पाल रखा था, जिसने उसे ऐसे डसा जिसका कांटा पानी भी न मांगे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसे इस तरह डस सकती है। विनोद ने तो अपनी बहन को एक पिता बनकर पाला था और उसने एक लड़के के लिए अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया था। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से वापस अपने कमरे में आया और फ़ोन ऑन करके किसी को कॉल मिलाई, और थोड़ी देर के बाद उसकी ठंडी आवाज़ आई, जी सर, विनोद बोल रहा हूँ। किस तरह का स्टाफ है आपका और किस तरह की ड्यूटी है? 3 बार मुजरिम आपकी कस्टडी से भागकर निकल आया है और सरेआम घूम रहा है। आपका स्टाफ क्या कर रहा है? आपका मुजरिम इस समय मेरे घर पर है। खुफिया रेड करनी है, और याद रहे साथ में लेडी कांस्टेबल भी होनी चाहिए। कॉल बंद करके उसने अफसोस से सिर झटका था। काश कि तुम ऐसा ना करती जूबी, तो आज मैं ऐसा करने पर मजबूर ना होता। लेकिन जो कुछ तुमने किया है, तुम्हें इसकी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और बगैर आवाज़ किए घर से निकल गया। विक्की और जूबी कमरे में बैठे बातों में बिजी थे। वह खुद ही अपनी पोल खोल चुके थे। दरअसल कमरे की लॉक पर तो विनोद और अदिति का ही फिंगरप्रिंट लगा हुआ था, लेकिन कमरे में मौजूद ज्वेलरी के कुछ डिब्बे ऐसे थे जिनके लॉक्स आदि विनोद के फिंगरप्रिंट्स थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ विनोद को ही पता थे। यह सब कुछ अदिति की ननंद ने विक्की के साथ मिलकर किया था, ताकि अपने भाई भाभी से बदला ले सके। पहले भी जो सोने और हीरे के सेट गायब हुए थे, वह भी जूबी और विक्की ने मिलकर किए थे, और चुपके से जूबी ने अपने भाई के कमरे में अदिति की अलमारी में कपड़ों के नीचे वह सेट रख दिए थे, और फिर बहाने से अदिति के किसी काम से बाहर गई हुई थी और विनोद अपने कमरे में लेटा था। तभी मौका पाते ही जूबी अपने भाई के कमरे में गई और भाभी की साड़ी लेने के बहाने से उसने अदिति की अलमारी खोली और चालाकी से कुछ गहने अलमारी से नीचे गिरा दिए। विनोद की नज़र जब उन गहनों पर गई तो उसे वह गहने देखकर हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया।
धीरे धीरे इसी तरह जूबी भाई के सामने कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रही थी जिससे विनोद यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी पत्नी अदिति कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा कर रही है और वह इस बच्चे के द्वारा कुछ गहने दूसरे ज्वेलर्स को बेच रही है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब अदिति पर कयामत गुजरी थी। अदिति ज्वेलरी पैक करके लॉन्च में रखने के बाद उस बच्चे के साथ खेल रही थी, तो इसी दौरान उसकी ननद ने सारी ज्वेलरी निकाल कर खाली डब्बे वहां रख दिए थे, जिन्हें राजेश लेकर विनोद के पास पहुंच गया। खाली डब्बों की वजह से विनोद की बहुत बेइज्जती हुई। उसने गुस्से में आकर अदिति को घर से निकाल दिया था। जब उसने आंखों से पट्टी खोली तो वही बच्चा उसके साथ खड़ा था। वे बहुत डरा सहमा सा लग रहा था और जूबी एक तरफ खड़ी थी। अचानक ही विनोद के सामने जूबी आई और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। भाई ऐसा ना करिए, भाभी को घर से ना निकालिए। मैं मानती हूँ इन्होंने गुनाह किया है, वे ज्वेलरी चोरी करके बैठ गई हैं, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें। भाभी में मुझे अपनी माँ नज़र आती है। भाई अब वह बाकायदा रोना शुरू हो गई थी। अदिति नासमझी से सब देख रही थी। जब विनोद ने उसे घर से निकाल दिया, उस रात विनोद जूबी से अदिति के बारे में कुछ पूछने गया था। जब उसने विक्की और जूबी की बातें सुन ली कि कैसे उन्होंने अदिति और विनोद में फूट पड़वा दी और उसे घर से निकलवाया और जो ज्वेलरी हाथ आई वह अलग। विनोद ने उसी समय पुलिस को कॉल कर दी थी। वह दोनों कमरे में पार्टी कर रहे थे जब पुलिस ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके बहुत सारा माल और ज्वेलरी और कुछ गाड़ियों की चाबियां भी बरामद कर ली। यह सारा सामान विक्की की कई डकैतियों का था। अदिति वापस अपने माता पिता के घर चली गई थी जब एक दिन विनोद आया और अदिति के पैरों में गिर पड़ा। उसके बाद वह अदिति को अपने साथ अपने घर ले आया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ऐसे ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।